नमस्कार, मैं सूर्या दुबे। मैं हूँ जीत मालविया और आपका स्वागत है बियॉन्ड द स्पॉटलाइट में। आपने कभी ना कभी इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी भी। क्योंकि जब भी हम किसी इंश्योरेंस एजेंट से मिलते हैं तो हमें यकीन दिला दिया जाता है कि जीने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे। तो इसी टॉपिक के साथ हम स्वागत करते हैं मिस्टर अनुज बिंद का, जो कि एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। नमस्कार सूर्या जी। नमस्कार जीत जी। तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं पिछले 6 सालों से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। इंश्योरेंस एक्सपर्ट के रोल पे काम कर रहा हूँ। 26 ब्रांचेस हैंडल करता हूँ। 26 ब्रांचेस काफ़ी हाँ, बोली जाती है। तो मेरे अंडर में टोटल 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपको काफ़ी अनुभव है इंश्योरेंस के बारे में। यस। तो इंश्योरेंस सेक्टर में कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं? लाइफ से लेके, ठीक है, आप अपने पैर का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आपके बॉडी का हर एक पार्ट का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आपके पास गाड़ी है उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। मैंने सुना है कोई सेलिब्रिटी अपने आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सुना रहेगा, उनके पैर का इंश्योरेंस है। हाँ, किसी के पैर का है, किसी के आवाज का है, किसी के आवाज का है, जो सिंगर रहते हैं उनके आवाज का इंश्योरेंस है। बट ये स्पेसिफिकली कैसे संभव है कि एक इंसान जिसकी आवाज अभी ठीक ठाक है और कभी वो आवाज खराब हो गई या कुछ ऐसा हुआ कि आवाज चली गई, तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम करता है? सपोज आज वो आदमी ठीक है, उसकी आवाज ठीक है और उस आवाज की वजह से वो पैसे कमा रहा है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करो, तो आपको भी पता है फुटबॉल में पैर की अहमियत क्या है। ठीक है, कल को कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसमें आपकी आवाज जा सकती है, पैर जा सकता है। इस केस में उसकी जो अर्निंग हो जाएगी वो तो बंद हो जाएगी। बराबर। उस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए वो इंश्योरेंस करवाते हैं। तो यही मैं सोच रहा था, कैसे हाथ पैर के लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं। हमने तो कभी ऐसा मतलब देखा नहीं नॉर्मल जो करवाते हैं। हम तो जनरली यही करते हैं, सेविंग्स या फिर जैसे वो डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग किस पे है, किस चीज पे है। ओके। लोग लाइफ इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं क्योंकि सपोज आप हो, मैं हूँ, हमारे घर में अर्निंग मेंबर हम लोग हैं, ठीक है, राइट है, तो हमारे पीछे जो डिपेंड है फैमिली, ठीक है, हमारे न रहने के बाद उनका क्या, उनकी डेली बेसिस की नीड चल रही है, बट मैं नहीं हूँ, सो इनकम तो रुक गई, बट उनके एक्सपेंसेस रुकेंगे? वो नहीं रुकेंगे। सो वो चीज कंटिन्यू चलती रही मेरे न रहने के बाद भी, इसलिए वो इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रिकवरी कर रहे हैं कस्टमर की, राइट? इंश्योरेंस बेसिकली इसके लिए है जो फिनेंशियल लॉसेस को उसके ना रहने के बाद कवर कर सके, इसलिए इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस की मेन जो बॉडी है, जिसको आई थिंक हम लोग IRDA बोलते हैं, हाँ, या IRDA ही है। IRDA किस तरीके से, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली काम करता है, सारे इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। किसी कंपनी को अपनी न्यू पॉलिसी लॉन्च करनी है तो सबसे पहले वो IRDA के पास जाएगा, अपना प्रपोजल रखेगा, IRDA को ठीक लगेगा, वो अप्रूव करेगा, सो वो लॉन्च कर सकता है। एग्जैक्टली। लाइकवाइज क्लेम, अगर मैं क्लेम की बात करूं, सो क्लेम भी जब भी आता है, ठीक है, अगर कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो वो क्लेम जाता है फिर IRDA के पास कि किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं, कि इंश्योरेंस में हम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। एक तो जो आपने पहली चीज बोली, क्योंकि शायद मेरे ऑडियंस को भी ये बताना बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसे के लिए करना है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपके लिए इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्टर है, म्यूचुअल फंड है, SIP है, वो अलग डिपार्टमेंट है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। परफेक्ट जवाब आपने दे दिया। मेरे रिलेटिव है, सब ऐसे ही बोलते हैं पॉलिसी है, बट बाद में एक्चुअल में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें पता चलता है कि यार उसको तो 3 लाख 4 लाख ही मिल रहा है कवर, जो डेथ कवर बोलते हैं। वो के घर पे एजेंट आया, आपको क्या क्या चीजें बताता है वो? आपको भाई आपको ये मिलेगा, आप इतना पैसा भरो, आपको इतने साल 20 साल के बाद या इतना पैसा मिल जाएगा, डबल होके ट्रिपल होके, जो भी है यही बताता है। ठीक है, आपको कभी बताते हैं कि आपने पहला प्रीमियम भरा तो डेथ होती है तो कितना मिलता है और क्यों मिलता है, कब मिलता है? नहीं, ये सब तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता है। बट बेसिकली इंश्योरेंस तो लाइफ के बाद के लिए ही है। यस, बराबर। हाँ। जो हम जैसे हम लेते नहीं हैं नहीं, आप अगर मुझे बोलोगे कि इंश्योरेंस लाइफ के बाद के लिए है तो वो भी पूरा सही नहीं होगा। ओके। आप नॉर्मली दूसरे इंश्योरेंस, मनी बैक या सेविंग प्लान करो या मत करो, मैं 2 इंश्योरेंस बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है करना, ठीक है। आपने टर्म प्लान के बारे में सुना होगा? टर्म प्लान, हाँ सुना हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस भी सुना होगा। जैसे एक अच्छा इलाज कराने जा रहे हो, अगर मैं बोखाड़ की बात करूं या नानावटी की बात करूं, वहां पे जाते हो
तो कितना लगता है कॉस्ट? मिनिमम लाख रुपए तो आप पकड़ के लाख रुपए तो बेसिक है, मतलब बहुत बेसिक है वो तो। आप नॉर्मल नॉर्मल है, अगर छोटी मोटी मतलब स्टोन वगैरह भी हो तो उसमें लाख रुपए चले जाते हैं, ठीक है। अगर मेजर सर्जरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो उसमें का अराउंड 10 से 20 लाख। राइट, कैंसर वगैरह डिटेक्ट होता है तो फिर तो 50 लाख 40 लाख आराम से हो एग्जैक्टली। जाता है। नॉर्मल हॉस्पिटल में भी जाते हो 10 से 15 लाख लगता है। आजकल तो नॉर्मल हॉस्पिटल में भी नॉर्मल हॉस्पिटल में भी 10 से उतना। 15 लाख लगता है। अर्निंग कर रहे हो पिछले 10 साल से 5 साल से, जो भी आपने सेविंग किया है, अगर आप नहीं हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, कुछ बीमारी आती है, सो एक साथ वो सारा पैसा आपके सेविंग खत्म हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि उसी अर्निंग में से एक छोटा सा पार्ट आप निकाल के हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, वैसे ही इंश्योरेंस का भी मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कार होगी, है, ठीक है, कितने की कार होगी आप बता सकते हैं? 12 लाख रुपए के आसपास। 12 लाख, ठीक है। सो 12 लाख के कार का उसका इंश्योरेंस आपने करा रखा है? हाँ, उसका इंश्योरेंस है। क्या आपकी वो कार आपके लाइफ से ज्यादा वैल्यू करती है? नहीं। सो 12,000 अगर मैं आपसे मांग रहा हूँ साल का, आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, इन केस कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ मिल जाएगा। सो वो ज्यादा अच्छा है या कार का इंश्योरेंस कराना ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें जब कार लेते हैं तो कंपलसरी इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, इसके लिए लोग लेते हैं। यही तो लोगों के अंदर मिथ है। यहाँ पे ऐसा है ना कि आप जब मेडिक्लेम आप या जो भी करने वाले हो, उसमें आपको ऐसा कुछ रहता नहीं है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। सही बोल रहे हो आपकी, जैसे कि कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि लेना ही है, ठीक है। ये भी कंपलसरी होना चाहिए। हाँ, ह्यूमन क्यों नहीं? देखिए ये आपका डिसीजन है, ठीक है, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। आपको कोई ये नहीं बोलता है कि आप अपने फैमिली को अर्न करके अपनी फैमिली की हिफाजत करो, वो आपके ऊपर है ना, गवर्नमेंट नहीं आके बोलेगी, ठीक है। वैसे ही गवर्नमेंट आपको आके ये नहीं बोलेगी कि आप अपना लाइफ कवर ले लो अपने फैमिली के लिए। बट अभी लोग तो कुछ होता है तो गवर्नमेंट को ही ब्लेम हाँ, आप जैसे बता रहे हो कार का, ठीक है, कार का इंश्योरेंस क्यों करवाना ज़रूरी है? कार का इंश्योरेंस, सपोज आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, ठीक है, आप चला रहे हो गाड़ी, ठीक है, एक्सीडेंट होता है, आपकी वजह से आपने नहीं किया, आपका इंटेंशन नहीं था, फिर भी एक्सीडेंट होता है। सो उस टाइम पे आपको पता है सामने वाले को क्लेम किस अमाउंट तक और कितना देना पड़ सकता है आपको, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो? नहीं, अभी तक तो इतना कुछ आइडिया नहीं। सामने वाले की लाइफ की वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कितना है। अगर वो अर्निंग मेंबर है, ठीक है, उसके घर वाले आपको 1 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़ भी क्लेम कर सकते हैं। डिपेंड करता है उसकी लाइफस्टाइल, उसका घर का मतलब हाँ कल्चर कैसा है, उसका कुछ ऐसा क्लेम का कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, वो सामने वाला डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर कितना क्लेम करना है, तो बाय केस करके हाँ, बाय केस करके, और वो आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। ये आप डेफिनेटली आप कार को ही नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप कार इंश्योरेंस ले रहे हो। वैसे ही सेम इंश्योरेंस भी है, लाइफ कवर भी है, ये आप खुद को प्रोटेक्ट के साथ साथ आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अर्निंग कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलूँ अर्निंग आप कर रहे हो, ठीक है, सुबह 9 बजे से आप शाम को 6, 7, 8 बजे तक काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो, राइट, फैमिली के लिए कर रहे हो, एग्जैक्टली। आपकी प्रायोरिटी क्या है? फैमिली। सो इंश्योरेंस के टर्म में आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि आज मैं निकला ऑफिस के लिए, कल को अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली का क्या? जब भी इंश्योरेंस के क्लेम की बात आती है तो क्लेम में सबसे ज़्यादा जब भी हम इंश्योरेंस बाय करते हैं तो ज़रूरी क्या होता है जानना कि इस कंपनी का इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है या किसी और कंपनी का इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है। क्लेम क्यों नहीं मिला? क्या आपने पूरा उसका टर्म एंड कंडीशन देखा? नहीं। आपने उसको पूछा कि आप फिट हो, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप ड्रिंक करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, ये सारी चीज़ें उसने पूछी? नहीं पूछी, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं सिंपल एंड शॉर्ट टर्म में, जो हमारा इंश्योरेंस काम करता है अटमोस्ट गुड फेथ पे काम करता है। ये क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, सो उसमें क्या होता है, ये एग्रीमेंट में कस्टमर एग्री करता है कि मैं ये प्रीमियम पे करूँगा, ठीक है। कंपनी उसको देती है कि ये सर्टेन चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, एग्जैक्टली, वो आपको डिस्क्लोज करना है। अगर आपने डिस्क्लोज किया सारा चीज़ें प्रॉपर, सो कोई भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सूर्या जी की
अगर कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो उसे रीजन देना पड़ता है IRDA को कि वो क्यों रिजेक्ट कर रही है, किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रही है। मेरा क्वेश्चन क्या है ना अनुज भाई, कि जब भी कोई कस्टमर इंश्योरेंस बाय करता है या मुझे ही मान लीजिए कभी इंश्योरेंस लेना हुआ, मुझे किस चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा? अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन सी है, ठीक है, कंपनी कौन सी है और उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है पहले उसको आपको रीड करना है, ठीक है। आपको अगर आपके पास एजेंट आ रहा है तो उसको क्लियरली पूछो कि क्या क्या आपके टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, किस केस में क्लेम मिलेगा, किस केस में नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रैकिंग करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लेम मैंने अभी बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे क्लेम इस वजह से रिजेक्ट हो गए हैं कि बंदा ट्रैकिंग करता है, उसकी हॉबीज है ट्रैकिंग करना, बट उसने मेंशन नहीं की क्योंकि सामने वाले ने भी नहीं पूछा और वो पॉलिसी पेपर में सारी कुछ लिख के आए थे, उसने ध्यान भी नहीं दिया। सो उस वजह से डेथ हुई और क्लेम रिजेक्ट हो गया। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और आपको जो भी एजेंट है आपको बता रहा है तो उससे पहले आप ना पूरी डिटेल मंगा लो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना मिलेगा, टर्म एंड कंडीशन क्या है, ठीक है। पहले वो एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है उससे पूछो, ठीक है, उसके बाद आप इंश्योरेंस बाय करो। बेसिकली क्या होता है ना कि क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं या किसी का जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पे एडमिट होते होते डॉक्टर ने बोल दिया भाई आपका तो क्लेम पास नहीं हुआ, आपको पैसे भरने पड़ेंगे खुद से, तो ये बेसिक क्यों होता है? मतलब ये तो नॉर्मली ठीक है, अगर आपको किसी कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया तो आपको एक रीजन देगा कि क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है। मैं अभी भी वही आपको बता रहा हूँ कि आप अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो इसमें आपको बताना है सारी चीजें, पहले ही आपको सारी चीजें आपको शेयर करनी है कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, स्मोक करता हूँ। अगर आपने सारी चीजें आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में सही से बताई है तो कोई भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। इंश्योरेंस लेते समय इन सारी चीजों का खास ध्यान रखना होगा। लेकिन आज के 15-20 साल पहले जब आप इंश्योरेंस को देखते थे तो उस समय नजरिया क्या होता था कि पहले हाउसवाइफ को भी मिल जाता था क्लेम, जो काम नहीं कर रहा है वो भी अपना इंश्योरेंस ले लेता था, जो काम कर रहा है वो भी इंश्योरेंस ले लेता था। तो काफी लोगों ने इंश्योरेंस के फायदे उठाए, घर के मेंबरों के इंश्योरेंस ले लिए। अभी मैं एक केस बताता हूँ आपको, कुछ अराउंड 10 से 15 साल पहले क्या होता था। पहले इतना हम लोग डिजिटली इतने स्ट्रांग नहीं थे, सो उस चीजों में क्या होता था, बहुत सारे लोग ऐसे आदमी का क्लेम ले लेते थे जो मतलब है ही नहीं, अलाइव ही नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आते हैं, ठीक है, कि आपने ले लिया इंश्योरेंस, फिर 1-2 साल बाद कहीं डॉक्टर से रिपोर्ट बना के फिर क्लेम के लिए आप आ जाते हो। सो इस चीज को कम करने के लिए कंपनी ने क्या निकाला है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक वीडियो वेरिफिकेशन निकाला है, जिसमें क्या होता है कि आप, ठीक है, आपका फेस स्कैन होगा, आपको आइज ब्लिंक करनी है, स्माइल करनी है, आपको रीड करना है, आप बोल सकते हो कि नहीं, आप देख सकते हो कि नहीं, आप फिजिकली फिट हो कि नहीं। तो वो सारी चीजें अभी ये लोग ने शुरू कर दिया ताकि ये सारे फ्रॉड कम हो सके। अच्छा, तो स्ट्रिक्ट कर दिया अभी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया, और डेफिनेटली करना भी चाहिए क्योंकि कंपनी का वेरिफिकेशन माइंडसेट बढ़ गया है कि आप जब भी किसी को इंश्योरेंस दो तो पूरा वेरीफाई करने के बाद दो। आपने शुरू में ही बताया कि लगभग लेस देन 20% लोग इंश्योरेंस से कवर हैं आज पूरे हिंदुस्तान में। मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि अवेयरनेस इंश्योरेंस की होनी चाहिए, वो नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारा इंडिया इतना डिजिटल एडवांस नहीं था, बट अभी वो हो चुका है। आप अगर देखोगे तो हर दूसरी तीसरी जो एडवर्टीजमेंट आती है वो इंश्योरेंस को लेके आती है। अक्षय कुमार को ले लो, टर्म प्लान के ऐड करते रहते, पॉलिसी कपिल शर्मा ने भी किया है, ठीक है। क्या आपने कभी वो चीज पे ध्यान दिया है कि ये क्या है? क्या आपने खुद समझने का कोशिश किया है कि ये चीज क्या है? ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो सामने वाला ऐड कर रहा है तो एक बार उसको मैं देखूं, समझूं कि है क्या, बेसिकली वो मेरे लिए किस तरह से फायदा होता है। सो ये अगर आपको कोई आके समझाए कि ये कर लो, ठीक है। सो मैं अगर सिंपल टर्म में बोलूँ तो आप तो बच्चे हो नहीं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है, आप अर्न कर रहे हो,
परिवार संभाल रहे हो, तो ये आपकी जवाबदारी होती है कि ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं, ये मैं खुद पता करूं, ना कि कोई मुझे आके बताए। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आता है, अगर आप मोबाइल दिन में आप मोबाइल कितने टाइम चलाते हो उसमें भी कभी कभी एडवर्टीजमेंट बीच बीच में आते हैं। तो ये सारी कंपनीज अब अवेयरनेस ला रही है, पहले नहीं थी उतनी, लोगों के पास पहले ना तो टीवी थी ना तो मोबाइल थी, तो उतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट वो अब स्लोली बहुत सारी चीजें मतलब मार्केट में आ गई है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है, अभी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, वो ऑन ट्रैक हो गई है। इंश्योरेंस में कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होने चाहिए फ्रॉम दी IRDA या गवर्नमेंट की तरफ से? आपको ऐसा कुछ लगता है उसमें? मुझे भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होनी चाहिए, कंपनी को चेंज करने चाहिए, IRDA को चेंज करने चाहिए। जिसमें पहला अगर मैं बोलूँ तो इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है। अगर आपने देखा रहेगा तो कभी कभी आप वो पॉलिसी लॉगिन के टाइम पे उनको आधा घंटे लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे वो मिलते भी है तो हार्डली आप 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ा सॉर्ट करनी चाहिए। और अगर मैं बोलूँ तो जब भी आप पॉलिसी पेपर आपके घर पे जाता है तो कम से कम वो 20 से 30 पेज का पॉलिसी पेपर होता है। ठीक है, सो जिसमें से काम के सिर्फ 4 से 5 पेजेस होते हैं, बाकी के पेजेस में आपके टर्म एंड कंडीशन लिखे रहते हैं। सो वो टर्म एंड कंडीशन वो आपको उस टाइम पे बता नहीं पाता, या आप सुनना नहीं चाहते हो, या मतलब वो एट अ टाइम वो बता पाना भी वो ना तो सेल्स पर्सन के लिए मतलब वो उतना ये हो सकता है, मतलब इजी होता है, ना तो आपके लिए। ठीक है, सो वहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करना चाहिए कि आपके सामने वो प्रपोजल लॉगिन करे। ठीक है, थोड़ा टाइम आपको भी निकालना चाहिए, वो प्रपोजल लॉगिन करे, और चीजें जितनी शॉर्ट रख सकनी चाहिए उतनी शॉर्ट रखनी चाहिए कंपनी को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाकी जो चीजें हैं जो क्लेम रिजेक्शन में आती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाते वो लोग, कस्टमर ना बता पाता है ना सेल्स पर्सन पूछ पाता है, जिसके वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है। तो वो सारी चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई करनी चाहिए। और अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो सरेंडर वैल्यू में चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कस्टमर ने 10 ईयर्स का अगर पेमेंट टर्म ले लिया है, 10 साल वो भरने वाला है। ठीक है, सो वहाँ पे अगर 5 साल भर दिया, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं है, वो आगे का प्रीमियम नहीं भर पाता है, सो या उसको इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है, सो वहाँ पे सरेंडर वैल्यू काफी कम आता है, मतलब वो खुद के पैसे लूज कर दिया है। सो वहाँ पे जो सरेंडर वैल्यू है वो बढ़ानी चाहिए। सो ये सारी चेंजेस है जो कंपनी को करनी चाहिए। सो अभी हाल फिलहाल में कुछ सरेंडर वैल्यू को लेके कुछ चेंजेस आए थे, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हाल फिलहाल में चेंजेस आए हैं, बट अभी तक वो कंफर्म नहीं हुए हैं, और अभी तक उस पे कुछ अप्रूवल आए नहीं आया। सो उनका रिसेंटली सुनने में आए थे नवंबर या दिसंबर तक वो एप्लीकेबल होंगे, बट अभी तक कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। ऐसा कुछ था कि कस्टमर ने अगर 3 साल पैसे भर दिए, उसके बाद आपकी सरेंडर वैल्यू जनरेट होती है, तो उसमें क्या है कि उसमें मिलता भी उतना ही है जितना कस्टमर ने भरा है, उसका 70-80%। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके पीछे का सच, अगर आपने 3 साल भरा है तो आप बिलीव करोगे आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी? 50% के आसपास, 30%। हाँ, तो आपकी सरेंडर वैल्यू 30% मिलती है अगर आपने 2 या 3 साल भरा है तो। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है कि कंपनी अगर अभी जो आप बता रहे हो कि कंपनी प्लान कर रही है सरेंडर वैल्यू इंक्रीज करने की, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर वो सरेंडर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो किस कॉस्ट पे इंक्रीज करेगी? डेफिनेटली वो अपने IRR कम कर देगी। एग्जैक्टली। कंपनी क्यों लॉस तय लेगी? नहीं तो अगर वो कट टू कट अगर सरेंडर वैल्यू कर दे या सरेंडर वैल्यू बढ़ा दे तो हर कोई चाहेगा कि 3 साल बाद 4 साल बाद पैसा विड्रॉ कर लेगा। मतलब रिटर्न्स कम और सरेंडर वैल्यू ज्यादा। तो इसलिए वो कंपनी ये कर रही है। अभी मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको सिंपल है कि आपने इतना भरा है, आपको इतना मिलना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, बट आप 3 साल बाद 4 साल बाद आप सरेंडर करते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच किया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया। ठीक है, सरेंडर वैल्यू उस टाइम पे बहुत कम थी, अब बढ़ा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ना कंपनी खुद का लॉस क्यों चाहेगी? सो उस केस में कंपनी क्या करती है, जो रिटर्न है वो लाइकवाइज कम कर देती है। और मैंने ये भी मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैंने ये देखा है कि हॉस्पिटल और या तो एजेंट या फिर कोई कस्टमर ने
मिलके कुछ फर्जी क्लेम सबमिट कर दिया है। हाँ, और मैंने भी होता है ऐसा ना, ऐसा देखा होता हुआ है, है कि होता कोई है। पैसे अगर आपने देखा है, सुना है, देखिए कोई भी न्यूज़ या अफवाह अगर आ रही है तो मैं नहीं बोलता पूरी सच है, कहीं ना कहीं 5 to 10% उसमें सच्चाई होती है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे हॉस्पिटल मैंने भी सुना है, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे करते हैं। मेडिक्लेम वगैरह में भी आप जाओ तो आपको 2-3 दिन तक एडमिट दिखा के वो क्लेम पास कर लेते हैं, बट ये गलत है। अगर आपके नजरिए से भी देखो, मेरे नजरिए से भी देखो, ये गलत है। अब उस चीज में क्या होता है कि अगर आप पकड़े गए तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, ठीक है। और जो हॉस्पिटल पकड़ा गया उसका भी जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। मतलब नॉर्मली पॉलिसी बंद हो जाएगी और उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। पॉलिसी बंद हो जाएगी और फिर कोई भी लाइफ कवर आपको इंश्योरेंस कवर नहीं देगी। आप अगर वो क्लेम करने कितने के लिए, आप हार्डली 2 लाख 2.5 लाख के लिए आप ये अगर काम कर रहे हो तो आपको लाइफ का जो आगे का है, जो मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ लाइफ की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो आप वो रिस्क लेके 1-2 लाख के लिए आप पूरी लाइफ आपका रिस्क ले रहे हो, तो ये आपके लिए भी सही नहीं होगा ना। अनुज भाई, आपका लाइफ में कोई ऐसा तगड़ा कोई फ्रॉड हुआ है क्या? देखिए, ऐसा तो मेरे साथ कोई किस्सा नहीं हुआ है, बट मैंने एक किस्सा सुना था। मेरे एक करीबी मित्र है जो काम करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही है। हम दोनों ने जर्नी साथ में स्टार्ट की थी, तो उनका मैं किस्सा बताता हूँ। तो उनका एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक अपने मुंबई पुलिस में ही है जो अपनी माँ के नाम पे, ठीक है, इंश्योरेंस कवर लेना चाहते थे। मतलब उन्होंने ट्राई किया था बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। उनकी माँ की एज थी कुछ 70 इयर्स, ठीक है। वो अब लाइफ कवर लेना चाहते थे, ठीक है। तो सॉरी 70 इयर्स नहीं, अराउंड 60 इयर्स के आसपास होंगी। तो वो लाइफ कवर लेना चाहते थे और विदाउट उनके मतलब फिजिकली वेरिफिकेशन के। तो अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि इंश्योरेंस कवर लेने का, वो भी अराउंड 2 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को कहीं ना कहीं लग गया कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं कि 60 इयर्स हो गया है, एज हो गया है, ठीक है, अभी इनको कवर देना, 2 करोड़ का कवर देना, ठीक है, और विदाउट वेरिफिकेशन वो पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं आपको, आप बेसिकली मूवी तो देखते रहोगे, ठीक है ना, आपको एक केस स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें मेरी ही कंपनी का स्टोरी है, ठीक है। अच्छा। आपने इरफान खान का नाम सुना है? हाँ, इरफान खान एक्टर, इरफान खान तगड़े एक्टर है भाई। बहुत बड़े एक्टर है। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि उनकी जब भी डेथ हुई तो उनका एक लड़का है, हाँ, उनके लड़के ने स्टेटमेंट डाला था इंस्टाग्राम पे, एक स्टोरी पोस्ट की कि मिस यू डैड, विल मीट यू सून, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसने स्टोरी पोस्ट कर दी। उसके बाद कुछ दिनों बाद, वो अराउंड 1 या 2 महीने बाद, उसने पीएनबी के ऑफिस में आके एक लाइफ कवर लेना चाहा, अराउंड कुछ 50 करोड़ के आसपास का सम कवर लेना चाहा, ठीक है। उसने ले लिया, सम कवर ले लिया, बट जब भी वेरिफिकेशन के लिए अंडरराइटर के पास गया, सो उन्होंने ना, उनकी इंस्टा स्टोरी इतनी वायरल हो चुकी थी कि वो स्टोरी के बेस पे उनका लाइफ कवर रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने, आप मुझे अगर बताइए कि उन्होंने अगर लिखा है कि विल मिस यू सून, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि विल मिस यू सून, हाँ, आगे चल के ये कहीं कुछ ऐसे स्टेप ना ले ले कि जो कंपनी को एक हैवी अमाउंट पे करना पड़े। लेकिन अनुज जी, इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन क्या पता है, ये जो आपने बताया कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले, हाँ, आजकल के जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसके अंदर सुसाइड भी कवरेज है? कवर है, आफ्टर 1 ईयर है ना। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, मतलब उसकी साइकोलॉजी ये है कि 1 साल में कस्टमर का माइंड चेंज हो सकता है। यस, वो बेसिकली ये कैसे रन करता है मैं बताता हूँ आपको। आज मैंने कवर लिया, ठीक है, आज मैं मेंटली और फिजिकली फिट हूँ, बट वो 1 या 2 साल के बाद, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है, मेरी फैमिली में होती है, मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी चीजें होती है जिसके वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, मुझे एंजाइटी हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। फिर मैंने कुछ ऐसे स्टेप ले लिए, ठीक है, जो मेरी फैमिली के लिए सही नहीं थे, लाइक सुसाइड वगैरह कर लिया। सो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कवर देना चालू कर दी। केस की बात करें तो आपने फिल्म देखी होगी ओ माय गॉड, जो परेश परेश रावल जी की थी, जिसमें नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से लोगों के घर टूट जाते हैं, गाड़ियां, दुकान टूट जाती है, मैं वही बता रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी का यही फंडा है कि आपका एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वो क्लेम देंगे,
एनी टाइप ऑफ डेथ क्लेम देते हैं, बट यही है कि उनको सारी चीजें ट्रू एंड फेयर आपको बतानी है कंपनीज को, ठीक है। सो नेचुरल डेथ भी तो कवर है। नेचुरल डेथ भी कवर होती है, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होती है, नेचुरल कैलामिटीज वगैरह कुछ भी होता है वो भी एक एक्सीडेंट में ही काउंट होता है। लेकिन वो फिल्म आने के बाद सच में कुछ चेंजेस हुए या पहले से ही ये चीज़ थी डेफिनेटली चेंजेस हुए, वो पहले से भी थे बट लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी काफी ये आया होगा ना कि Yes, yes, वो मूवी वो- में इतना दिखाया हाँ। तो लोग ऐसा सोच रहे होंगे यस यस, वो भी एक एक्सीडेंट हुआ ना। अगर आप एक्सीडेंट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर आप चल रहे हो, ठीक है, आपको कुछ धक्का लग के भी गिर जाते हो, डेथ हो जाती है, वो भी एक एक्सीडेंट ही है। इस पे बेस्ड अगर आप देखें तो अभी एक गोताखोर मूवी आई थी कुछ सालों पहले 2018-19 में, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस कवर लेने के लिए, मतलब क्लेम लेने के लिए अपने हस्बैंड को मार देती है पानी में डुबा के। सो ये इसका भी कॉन्सेप्ट यही था, क्लियर था कि कॉन्सेप्चुअली कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देना इंश्योरेंस के जरिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं। राइट, मतलब क्लेम लेना इतनी आम बात नहीं रह गई है। अगर आप बोलिए किसके दिमाग में क्या है, ये तो आप नहीं कोई जानता। रीड नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई रीड हाँ, सो उसका कोई वो वैल्यू ही नहीं है मतलब बात करके कि आपने किसी को, अपने हस्बैंड को मार दिया है, वाइफ को मार दिया, तो वो तो लॉजिकली ये सब आपको मूवीज में जितना आसान लगता है रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं है। सब खाली फिल्मी ज्ञान है। हाँ, तो मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगा कि ये सब ऐसे इतना कुछ easy ना नहीं है। सोचे, ये कुछ भी इजी नहीं है। सारी चीजें पकड़ी जाती है, ठीक है, और वो पकड़ने के बाद आपको जेल भी हो सकती है। वो सारे वेरियस टाइप के पनिशमेंट है। तो अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो हम सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन कराया है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझा है, उसके बाद आपने पॉलिसी बाय की है, तो उसका क्लेम आपको 100% मिलेगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू सो आपने मच काफी टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए। यस यस, थैंक यू सो मच सूर्या जी, थैंक यू सो मच जीत जी। और Pleasure is ours. मेरे ख्याल से जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनके सारे डाउट्स को क्लियर करने में आपका सबसे बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।